1979 में रॉकी भाई मिले पाब्लो एस्कोबार से, जो हमें केजीएफ चैप्टर 3 में देखने मिलेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई 3 साल के लिए गायब थे, यानी कि 1979 से लेकर 1981 तक। तो उन 3 सालों में रॉकी भाई ने आखिर क्या कांड किए? देखो भाई, अब तक तो सबको पता चल चुका है, सालार एंड केजीएफ एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। बट आज की इस वीडियो में अपन केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में जानेंगे, एक फैन थ्योरी पर बात करेंगे जिसे सुनकर आप खुश हो जाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हर्ष, आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। तो भाई, केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में रॉकी भाई ने समुंदर में डुबकी मार दी थी, और उसके बाद वो वहां से कैसे बचे और कौन से देश में रफू चक्कर हो गए, ये मैंने डिटेल में मेरे इस वाले वीडियो में बताया है विस्तार से। साथ ही केजीएफ चैप्टर 3 में 3 साल का टाइम जंप दिखाया गया है, यानी कि 1978, 79, 80 एंड 81। एंड उन 3 सालों के बाद केजीएफ अचानक से बहुत ज्यादा हाईटेक हो गया था। उसे देखकर खुद रमिका सेन भी चौंक गई थी। तो उन 3 सालों में रॉकी भाई ने ऐसा क्या किया, किस फॉरेन कंट्री से हाथ मिलाया, ये हमें केजीएफ चैप्टर 3 में देखने मिलेगा। क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था, जॉन नाम का एक CIA एजेंट रमिका सेन के पास आता है और उन 3 सालों में रॉकी भाई ने 16 देशों में आखिर क्या कांड किए, इससे जुड़ी हुई एक फाइल रमिका सेन को देता है, और उस फाइल का नाम होता है अल्फा 79। और अल्फा का मतलब होता है फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्राइम, मतलब सबसे ऊपर, यानी कि ओसामा बिन लादेन के लेवल के क्राइम्स। एंड 79 का मतलब है ईयर ऑफ द क्राइम, यानी कि 79 में रॉकी भाई ने क्या कांड किए थे, इसके बारे में सारी जानकारी उस फाइल में है, जो केजीएफ चैप्टर 3 में जाकर खुलेगी। तो इसी से इंस्पायर होकर ट्विटर पे एक बंदे ने एक फैन थ्योरी पोस्ट की है, जो ऑन पेपर देखने में बहुत ज्यादा मस्त लगती है। एंड जिसके हिसाब से 14 मार्च 1979 को रॉकी भाई ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार से मिले थे। एंड ये उस टाइम की सबसे बड़ी मीट थी, क्योंकि एक तरफ थे ड्रग लॉर्ड और दूसरी तरफ थे गोल्ड लॉर्ड। एंड न्यूज़पेपर के हिसाब से रॉकी भाई ने मेडेलिन कंट्री विजिट की थी पाब्लो एस्कोबार से मिलने के लिए। एंड ये कोई नॉर्मल मीट नहीं थी, क्योंकि इस मीटिंग में वर्ल्ड के 2 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे, जो एक दूसरे के साथ एक बड़ी डील सेट कर रहे थे। एंड इसी डील के बीच मेट्रोपॉलिटन पुलिस स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो गया। अब तो ये न्यूज़पेपर में लिखा है, बट असल में क्या हुआ होगा, इसकी एक झलक हमने केजीएफ चैप्टर 2 में देखी थी, कि कैसे रॉकी भाई एक सोने के बिस्किट के लिए पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह कर देता है। और सिविलियन के हिसाब से एक बहुत बड़ा गैंग वॉर हुआ, जिसमें बहुत सारा खून खराबा हुआ था, जिसमें 180 लोगों के ग्रुप पे सिर्फ एक आदमी ने अटैक कर दिया था, और हम जानते हैं वो एक आदमी कौन है, यानी कि रॉकी। तो ये तो हो गई कोलंबिया की बात। उसी के साथ ही यूएसए के लॉस एंजलिस शहर में स्कारफेस टोनी मोंटेना के होटल पर एक व्हाइट सूट वाले आदमी ने हमला कर दिया और एक वार्निंग नोट छोड़कर चला गया। और जब टोनी मोंटेना को इसके बारे में पता चला, तो उसने उसके सारे राइवल गैंग्स को मार के खत्म कर दिया, और अपने गैंग को ऑर्डर दिया कि उस व्हाइट सूट वाले आदमी का पता लगाओ, वो उसे चाहिए जिंदा या मुर्दा। बट किसी को पता ही नहीं है कि ये व्हाइट सूट वाला आदमी आखिर है कौन, और उसने टोनी मोंटेना के होटल पर हमला ही क्यों किया। क्या वो कोई गैंग वॉर स्टार्ट करना चाहता है? तो भाई, एक तरफ ओजी ड्रग लॉर्ड कैरेक्टर यानी कि पाब्लो एस्कोबार, और दूसरी तरफ वर्ल्ड सिनेमा का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर यानी कि टोनी मोंटेना। वाह भाई, सही स्टोरी बनाई है। अब ये तो केजीएफ में दिखाना पॉसिबल नहीं है, बट भाई केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई ने 16 देशों में आखिर क्या कांड किए, ये अगर इसी तरह से बैड तरीके से बैड एस कैरेक्टर्स के साथ दिखाया जाए तो मजा आ जाएगा, और फिर से एक बार थिएटर स्टेडियम्स में बदल जाएंगे। और केजीएफ के मेकर्स के पास एक असल मायने में गोल्ड माइन है, क्योंकि रॉकी भाई का कैरेक्टर पहले से ही सेट है। बंदा अगर चलता भी है तो भी गूज़बम्स आते हैं, चलना तो छोड़ ही दो, बंदा अगर किसी को देख भी ले तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो भी बिना किसी बिल्डअप के। और ऊपर से प्रशांत नील ने रॉकी के कैरेक्टर से और खेलने के लिए 3 सालों को खुला छोड़ दिया है, जिस पर वो आराम से एक टीम बनाकर स्टोरी फिट कर सकते हैं कि 16 देशों में इन 3 सालों में रॉकी भाई ने क्या क्या कांड नहीं किए। एंड इसमें प्रशांत नील कुछ भी दिखा सकते हैं, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो इस चीज के लिए आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओ। एंड वैसे भी केजीएफ चैप्टर 2
के बाद रॉकी भाई अब सोवियत यूनियन के किसी कंट्री में शरण ले रहे हैं एंड इसीलिए रॉकी भाई ने इंडियन, कोलंबियन एंड यूएसए नेवी को फैक्स करके समंदर में बुलाया ताकि उन्हें लगे कि वो मर चुका है। एंड ये प्लॉट प्रशांत नील ने बहुत ही इंटेलिजेंटली सेट किया है और मैंने इसे बिल्कुल विस्तार में मेरे इस वीडियो में समझाया है कि रॉकी इसके बाद कैसे बचेगा और सोने को कैसे निकालेगा। नाउ इट्स ओपन ग्राउंड फॉर प्रशांत नील। मैं तो कहता हूँ इस मौके का फायदा उठाओ, इस मौके पे चौका मारो, छक्का मारो और केजीएफ चैप्टर 3 को 4 चांद लगा दो। एंड इसी तरह से अगर आपके पास रॉकी भाई ने 16 देशों में क्या कांड किए इसको लेकर थियरी है तो ट्विटर पे जाओ, ओमबाले फिल्म्स को टैग करो, प्रशांत नील को टैग करो और पोस्ट कर दो ताकि ये सारे आइडियाज प्रशांत नील और केजीएफ के मेकर्स के पास पहुंच पाए। तो आपको ये फैन थ्योरी कैसी लगी ये कमेंट्स में बताओ और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।